नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार केकेसर उपस्थित हूं आप सभी के सामने एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो साथियों, जैसा कि मैंने कहा था कि पाठ्यक्रम तो पूरा करवाएंगे ही करवाएंगे, उसके साथ साथ एक चीज और चलेगी, वो चलेगी ट्रिक, सारांश और हर वो प्रयास जिसके माध्यम से आप सफलता के पथ पर निरंतर अग्रसर रहें और आपको सफलता प्राप्त हो। उसके लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा और उसी के तहत मैं रोज लगभग कोशिश करता हूं कि ऐसी कोई चीज बनाकर लेके आऊं जिससे क्या है कि आपका मतलब समय की आपकी बचत हो। मतलब बहुत अधिक अनुभव के बाद, बहुत अधिक मेहनत के बाद जो मैं सामग्री बनाकर लेके आता हूं वो बन पाती है। तो आज मैं जो लेकर आया हूं वो चिंतामणि की रचनाएं लेकर आया हूं। चिंतामणि के बारे में पूरी जानकारी आप डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ लेना, गणपति चंद्र गुप्त का पढ़ लेना और शुक्ल का पढ़ लेना। सारे पढ़ने के बाद लगभग आपके सारे पढ़ोगे तो आपके 20-30 पृष्ठ हो जाएंगे, ठीक है ना। और सामग्री इकट्ठी करोगे तो 10 पृष्ठ की सामग्री इकट्ठी होगी और उसको एक ही पृष्ठ पर लेकर उपस्थित हूं आप सभी के सामने। एक ही पेज पर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, साथ में ट्रिक भी, ट्रिक के माध्यम से याद भी हो जाएगा। जैसे पिछली बार केशवदास की रचना करवा के गया था ना कि केशवदास की जो ट्रिक थी क्या थी, केशवदास रसिक ने नक्शिक कवि रामचंद्र और रत्नवीर को विज्ञान गीता देकर जहांगीर के पास भेजा। केशवदास रसिक ने नक्शिक कवि रामचंद्र और रत्नवीर को विज्ञान गीता देकर जहांगीर के पास भेजा। इसी एक में सारी की सारी रचनाएं जैसे सम्मिलित हो गई थी। 1591, फिर 1600, फिर 1601, फिर 1602, फिर उसके बाद 1607, 1610 और 1612, ठीक है ना। इस तरह से सारी की सारी रचना याद कराई थी। उसी तरह से चिंतामणि की ट्रिक के माध्यम से पूरी जानकारी याद करवाने वाला हूं। सबसे पहले आते हैं चिंतामणि पर। तो चिंतामणि की बात करते हैं तो चिंतामणि का जो उपनाम था आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी, आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी उपनाम इनका मणिमाल है। मणिमाल नाम का जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ में मिलती है। उसके अंदर वो कहते हैं कि इन्होंने कहीं कहीं अपने आप को मणिमाल भी कहा है। इन्होंने अपने आप को कहीं कहीं मणिमाल भी कहा है। इनका जन्म जो है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 1600 से 1680 ईस्वी के मध्य माना जाता है। मतलब 1600 से लेके 1600 में इनका जन्म माना जाता है और मृत्यु इनकी 1680 मानी जाती है। लेकिन हम बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की तो उन्होंने इनका जन्म जो है 1609 ईस्वी माना है। कुछ विद्यार्थियों ने मुझसे पूछा था कि सर ईस्वी है या सन है, तो उनका उत्तर तो मैंने दे दिया था, लेकिन यहां फिर से दे देता हूं कि आचार्य शुक्ल ने 1609 ईस्वी माना है। वैसे वो 1666 संवत 1666 मानते हैं। इसमें से अगर 57 निकाल लें तो ये कितना बचता है, 1609 ही बचता है। इनकी जो रचनाएं हैं, इन रचनाओं को किस तरह से याद करो। रचनाओं को याद करने से पहले एक और बता दूं, स्पीड से बता दूंगा मैं सारी बातें। वो ये बात है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में, मिश्र बंधुओं के हिंदी साहित्य के इतिहास में, हजारी प्रसाद द्विवेदी के हिंदी साहित्य के इतिहास में ऐसा लिखा गया है कि जो आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी, ठीक है ना, ये त्रिपाठी बंधु थे, आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी। उसके बाद आता है मतीराम भूषण और जटाशंकर। आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी, मतीराम भूषण और जटाशंकर, ये चार जो थे, ये चारों के चारों भाई थे। इनके पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। मिश्र बंधु विनोद में यही जानकारी है और यही जानकारी रीतिकाल के प्रारंभ होते ही सबसे पहले चिंतामणि का वर्णन करते हुए आचार्य शुक्ल जो है ये बात कहते हैं। और यही बात हजारी प्रसाद द्विवेदी के हिंदी साहित्य के इतिहास में मिल जाती है। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र जो है वो कहते हैं कि ये अब अप्रमाणिक सिद्ध हो चुका है, ये अलग अलग थे। और बाकी जो मतीराम और भूषण जो थे ये हमीर के कहने पर ही तिकवामपुर आकर बस गए थे। राजा हमीर के कहने पर ही तिकवामपुर आकर बस गए थे। चिंतामणि पहले से वहां पर था और मतीराम और भूषण जो थे वो वहां आकर बस गए थे। जटाशंकर के बारे में ज्यादा कोई जानकारी मिलती नहीं है, ये चार भाई थे, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी रचनाओं की। रचनाओं की बात हम करते हैं तो रचनाओं की बात करने से पहले हम बता दें कि डॉक्टर नगेंद्र ने केशवदास को रीतिकाल का प्रथम कवि माना है, लेकिन जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रथम कवि माना है। कारण क्या है? कारण यह है कि वो कहते हैं कि जो केशवदास थे वो भाम्य दंडी उद्भट की परंपरा, उद्भट की अलंकारवादी परंपरा के, ठीक है ना, कवि थे। भाम्य दंडी उद्भट की अलंकारवादी परंपरा के कवि थे। कौन? केशवदास, ठीक है ना। भाम्य दंडी उद्भट की अलंकारवादी परंपरा के कवि थे, ठीक है। और उनके 50 वर्ष बाद जो है ये परंपरा शुरू हुई थी, रीतिकाल की परंपरा। इसलिए उन्हें, और जो बाद की जो रीतिकाल की परंपरा है वो रसवादी परंपरा है। और वो परंपरा किस पर चली थी? वो चली थी चिंतामणि पर। और चिंतामणि किस परंपरा के थे? आनंदवर्धन मम्मट और विश्वनाथ की रसवादी परंपरा पर आधारित थे। आनंदवर्धन मम्मट और विश्वनाथ की
रसवादी परंपरा पर आधारित थे, इसलिए चिंतामणि को ही रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाना चाहिए। एक कारण यह था। दूसरा कारण यह था कि रीतिकाल के जो केशवदास थे उनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की फुटकल रचनाओं के अंतर्गत लिया है, और उसके अंदर भी वो क्या कहते हैं कि केशवदास जो थे उनका जन्म कब हुआ था, उनके जन्म की बात करें, जन्म से लेके मृत्यु उसके 50 वर्ष बाद लगभग ये जो प्रक्रिया है 1643 ईस्वी, और ये कहां से शुरू होती है, रीतिकाल जो प्रारंभ होता है वो चिंतामणि के रसविलास से ही प्रारंभ होता है। कहां से प्रारंभ होता है? चिंतामणि के रसविलास से ही प्रारंभ होता है, इसलिए चिंतामणि को माना है। अब बात करते हैं इनकी रचनाओं के ट्रिक के माध्यम से, बड़े आसान से तरीके से मैं याद आपको करवा दूंगा। अगर जुड़े रहेंगे तो बम बुला देंगे भैया, सीधी बात। रसविलास, छंद विचार और श्रृंगार मंजरी। रसविलास, छंद विचार और श्रृंगार मंजरी, पहले आप 3 रचनाएं याद करिए। क्या क्या है? रसविलास, छंद विचार और श्रृंगार मंजरी। रसविलास, छंद विचार और श्रृंगार मंजरी 3 याद होगी। उसके बाद काव्य विवेक, काव्य प्रकाश और कवि कुल कल्पतरु, एक जैसी रचनाएं। काव्य विवेक, काव्य प्रकाश और कवि कुल कल्पतरु, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश और कवि कुल कल्पतरु। फिर एक जैसी और बता दूं, कवित्व विचार, कृष्णचरित रामायण और रामाश्वमेघ। कवित्व विचार, कृष्णचरित रामायण और रामाश्वमेघ। कवित्व विचार, कृष्णचरित रामायण और रामाश्वमेघ। क्या हुई? सबसे पहले रसविलास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि रीतिकाल की प्रथम रचना यही मानी जाती है। इससे पहले के जो प्रयास ऐसे तो वो क्या नाम है, कृपाराम का हित तरंगिणी से शुरू हो जाता है, लेकिन यहां से जो है रीतिकाल यहीं से प्रारंभ होता है। रसविलास इसकी प्रथम रचना मानी जाती है, ठीक है ना। तो रसविलास, छंद विचार पिंगल और श्रृंगार मंजरी। रसविलास, छंद विचार पिंगल और श्रृंगार मंजरी। उसके बाद काव्य विवेक, काव्य प्रकाश और कवि कुल कल्पतरु। काव्य विवेक, काव्य प्रकाश और कवि कुल कल्पतरु। और उसके बाद कवित्व विचार, कृष्णचरित रामायण और रामाश्वमेघ। ठीक है, अब इनको मैं यहां से बता दूं। ठीक है, रसविलास जो है वो भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर लिखी गई है। शॉर्ट में अगर याद करो तो रसविलास जो है वो भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर लिखी गई है। उसके बाद आता है छंद विचार पिंगल। छंद विचार पिंगल जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वो, ठीक है ना, वो क्या नाम था उनका, हाँ, सूर्यवंशी राजा भोंसला मकरंद शाह के दरबार में दरबारी कवि थे, और उन्हीं के आधार पर छंद विचार पिंगल लिखी थी। सूर्यवंशी राजा मकरंद शाह भोंसला, ठीक है ना, ये कहां के थे? नागपुर के थे। कहां के थे? और फिर छंद विचार पिंगल के बाद श्रृंगार मंजरी की बात करें तो आंध्र के संत अकबर शाह, आंध्र के संत अकबर शाह की श्रृंगार मंजरी के संस्कृत अनुवाद का अनुवाद था, कि आंध्र के संत अकबर शाह थे, उनकी जो श्रृंगार मंजरी थी उनका अनुवाद किया गया था संस्कृत में, और संस्कृत से अनुवाद किया गया था हिंदी में। ये थी श्रृंगार मंजरी। उसके बाद काव्य विवेक आ जाता है, काव्य प्रकाश आ जाता है, कवि कुल कल्पतरु आ जाता है। कवि कुल कल्पतरु जो रचना है इसमें जो है इसे सर्वांग निरूपक ग्रंथ कहा गया है। इसे सर्वांग निरूपक ग्रंथ कहा गया है। यह 8 प्रकरणों में लिखा गया है। और जो अंतिम वाले हैं कृष्णचरित रामायण और रामाश्वमेघ, अब मैं यहां से करवाता हूं, यहां से करवाऊंगा, आपको याद हो जाएगा अच्छे से, ठीक है ना। कैसे? कि रसविलास क्या है प्यारे बच्चों? रसविलास, रसविलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, ये 3 याद कर लीजिए पहले, ठीक है ना। फिर काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवि कुल कल्पतरु, एक जैसी। काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवि कुल कल्पतरु, ठीक है ना। ये जो अगर कोई समस्या है तो 63 771 24 802 पर आप मैसेज कर सकते हैं। और संकुल मार्गदर्शन के नाम से, संकुल SUNKUL संकुल मार्गदर्शन के नाम से अपना ऐप है, टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ 100 में से 100% मिलती है। यहां पर व्हाट्सएप करें तो कभी कभी यहां भी, कभी कभी का मतलब 70-80% यहां पीडीएफ यहां भी भेज देता हूं। बाकी अपना ऐप है, आप वहां से गूगल प्ले स्टोर से अपना ऐप डाउनलोड कर सकते हो, और वहां पर जो है ये पीडीएफ, ये वीडियो सब कुछ वहां निःशुल्क ही उपलब्ध रहेगा। बाकी यूट्यूब पर तो है ही निःशुल्क है, ठीक है नहीं, ज्यादा चिंता करने की लोड़ को नहीं भैया तो अब हम क्या हिंदी पढ़ाने वाले व्यक्ति हैं, तो हिंदी तो उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, बट बागड़ी समझे कौन नहीं, ठीक है ना। अब राजस्थान वाला तो बागड़ी समझे, वे समझे कौन नहीं, ज़्यादा बागड़ी मनी को नहीं आवा, क्योंकि मैं आप हिंदी बोलूँ ज़्यादा, ठीक है। तो बात ये है भैया कि काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवि कुल कल्पतरु। फिर देखो, फिर एक जैसी कवित्व विचार, कृष्णचरित रामायण और रामाश्वमेघ। फिर अंतिम 3 को उठाओ, ये 3 हमने उठा लिए, ये रे कृष्णचरित रामायण और रामाश्वमेघ। इन तीनों को, कृष्णचरित रामायण और रामाश्वमेघ को डॉक्टर नगेंद्र ने प्रबंध काव्य माना है। ये प्रबंध काव्य वाली जो रांद होती है ये हमेशा बनी रहती है। प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य, ये
गीति काव्य इनकी, तो इनको जरूर याद करना होता है। रीतिकाल के अंदर एक नाटक भी रहते हैं, प्रबंध काव्य रहते हैं, सर्वांग निरूपक रहते हैं, ठीक है ना, विशिष्टांग निरूपक रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी हमें ध्यान रखनी है बातें। चिंतामणि ने इनको क्या, आचार्य शुक्ल ने इनको क्या माना था, आनंदवर्धन, मम्मट और विश्वनाथ की रसवादी परंपरा का माना था। अब नगेंद्र ने इनके बारे में विस्तार से बताया है कि रस विलास में क्या क्या है प्यारे बच्चों। तो देख लो रस विलास में क्या क्या है। भानुदत्त की रसमंजरी और रसतरंगिणी, भानुदत्त की रसमंजरी, एक साथ दो काव्य शास्त्र भी हो रहा है कि भानुदत्त की कौन कौन सी रचनाएं थी, रसमंजरी और रसतरंगिणी, रसमंजरी और रसतरंगिणी, रसमंजरी और रसतरंगिणी, ठीक है ना। और धनंजय का क्या था, 10 रूपक था। विश्वनाथ का क्या था, साहित्य दर्पण था। इनका आश्रय लिया गया है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। भानुदत्त की रसमंजरी और रसतरंगिणी का, धनंजय के 10 रूपक का, विश्वनाथ के साहित्य दर्पण का आश्रय लिया गया है। श्रृंगार मंजरी की हम बात करें तो श्रृंगार मंजरी में क्या है, ब्रज भाषा में नायक नायिका भेद ग्रंथ है। श्रृंगार मंजरी जो है वो ब्रज भाषा में नायक नायिका भेद ग्रंथ है। आचार्य शुक्ल ने इनकी भाषा को शुद्ध ब्रज भाषा कहा है। आचार्य शुक्ल ने इनकी भाषा को शुद्ध ब्रज भाषा कहा है। बात करते हैं श्रृंगार मंजरी की, तो श्रृंगार मंजरी आंध्र के संत अकबर शाह की श्रृंगार मंजरी के संस्कृत अनुवाद का अनुवाद है, संस्कृत अनुवाद का अनुवाद है। फिर आता है कवि कुल कल्पतरु। कवि कुल कल्पतरु की बात करें तो मम्मट के काव्य प्रकाश का, मम्मट की रचना कौन सी है, काव्य प्रकाश, काव्य प्रकाश, काव्य प्रकाश, काव्य प्रकाश, मम्मट की रचना काव्य प्रकाश। विश्वनाथ के प्रताप रुद्र यशोभूषण, प्रताप रुद्र यदोभूषण, प्रताप रुद्र यशोभूषण किसकी, विश्वनाथ की, विश्वनाथ की, ठीक है ना, किसी विश्वनाथ की। अब बात करते हैं विश्वनाथ की। एक रचना कौन सी थी, साहित्य दर्पण, और दूसरी रचना कौन सी है, प्रताप रुद्र यशोभूषण, क्योंकि इसके अंदर अलंकार है, इसके अंदर क्या है, रस है। धनंजय के 10 रूपक की, अकबर शाह की श्रृंगार मंजरी ऊपर पढ़ चुके हैं। भानुदत्त की रस मंजरी और रस तरंगिणी का आधार लिया गया है। वही चीजें हैं, ऊपर से आ जाओ। भानुदत्त की रस मंजरी व रस तरंगिणी, भानुदत्त की रस मंजरी व रस तरंगिणी, धनंजय के 10 रूपक, यहां तक सेम है। भानुदत्त की रस मंजरी व रस तरंगिणी, धनंजय के 10 रूपक, और विश्वनाथ के रुद्र, प्रताप रुद्र यशोभूषण, विश्वनाथ के प्रताप रुद्र यशोभूषण, और इसके अलावा मम्मट के काव्य प्रकाश का भी सहारा लिया गया है। छंद विचार पिंगल की बात करें तो प्राकृत, पेंगलम व भट्ट केदार के वृत्त रत्नाकर, भट्ट केदार की रचना का नाम क्या था, वृत्त रत्नाकर, छंदों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण रचना थी, ठीक है ना। का आधार कृष्ण का चरित्र चित्रण किया गया है। कवित्व और सवैये का प्रयोग सर्वाधिक किया। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार चिंतामणि त्रिपाठी ने कवित्व और सवैये का प्रयोग जो है वो सर्वाधिक किया है। राजाश्रय की बात करें तो शाहजी भोंसले, शाहजहां और दारा शिकोह का इनको राजाश्रय प्राप्त था। राजाश्रय की डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार अगर राजाश्रय की बात करते हैं तो शाहजी भोंसले, शाहजहां और दारा शिकोह का राजाश्रय प्राप्त था। आचार्य शुक्ल के अनुसार ये रीतिकाल के प्रथम कवि थे, ठीक है ना, ये प्रवर्तक कह सकते हैं। और अगर ये पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको बता रहा था, अगर दिख नहीं रहा है तो पीडीएफ वहां मिल जाएगी, ठीक है ना, ऐप पर, ऐसी कैसी शायद पहले से ही पड़ी है, ठीक है। और शुक्ल के अनुसार इनको राजाश्रय किसका प्राप्त था, बाबू रुद्र शाह सोलंकी, बादशाह शाहजहां और जैनदी अहमद, बाबू रुद्र शाह सोलंकी, बादशाह शाहजहां और जैनदी अहमद। डॉक्टर नगेंद्र का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसके अंदर जो रीतिकाल वाला पार्ट है उसमें जो प्रारंभिक पूर्व पीठिका लिखी गई है, पूर्व पीठिका में ऐसा लिखा गया है कि आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने जो काल विभाजन किया या जो भी अपने मत दिए हैं उनमें किसी पर मतलब विरोध जो प्रकट किया है गणपति चंद्र गुप्त ने, वो किस में प्रकट किया है, मतलब एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि डॉक्टर नगेंद्र का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें एक अध्याय है पूर्व पीठिका नाम से। उस अध्याय का जो संपादन है या लेखक जो है वो गणपति चंद्र गुप्त है। तो गणपति चंद्र गुप्त जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर आक्षेप लगाते हैं, किस बात से, कि उन्होंने केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक नहीं माना। उन्होंने केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक नहीं माना, और उन्होंने जिस कारण नहीं माना वो तो और भी अमान्य है। कारण जो माना, उन्होंने कहा कि जो केशव है वो रसवादी थे, ठीक है ना, और चिंतामणि, केशव है जो अलंकारवादी थे और चिंतामणि जो है वो रसवादी थे। अब वो गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं कि केशवदास अलंकारवादी कैसे कह सकते हो आप, केशवदास को अलंकारवादी आप कैसे कह सकते हो, क्योंकि केशवदास की जो पहली रचना रसिक प्रिया 1591 ईस्वी में लिखी गई थी, पहली रचना जो 1591 ईस्वी में लिखी गई थी उसका नाम ही रसिक प्रिया था, ठीक है ना, उसका नाम ही रसिक प्रिया था, उसका नाम ही रसिक प्रिया था। और वो रस से संबंधित 9 से 14 में उसके अंदर
रसिक प्रिया के अंदर 16 प्रकाश है, रसिक प्रिया में 16 प्रकाश है, तो उसके अंदर मैं संख्या नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, 16 प्रकाश है, तो उसके अंदर विशेष रूप से रस का ही वर्णन किया गया है। और केशवदास ने सभी का वर्णन किया है, जैसे रसिक प्रिया में रस का वर्णन किया है, कवि प्रिया में अलंकारों का वर्णन किया है, और छंदमाल के अंदर छंदों का वर्णन किया है, तो फिर उनको अलंकारवादी कैसे कहा जा सकता है? उन्होंने काव्य के सभी अंगों का वर्णन किया है, और उसी के आधार पर बाद के रीतिकालीन कवियों ने उन्हीं के आधार पर या उन्हीं की प्रेरणा से ही अन्य काव्य रचनाएं किया। जैसे बाद के कवियों ने उन्हीं के आधार पर अलंकारों का वर्णन किया है, उन्हीं के आधार पर रसों का वर्णन किया, तो फिर उनको क्यों नहीं माना गया? फिर चिंतामणि को प्रवर्तक क्यों माना गया? लेकिन जब तक गणपति चंद्र आरोप लगाते हैं तब तक अपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी तो कह के चले गए थे, तब उन्होंने तो सुना नहीं तो क्या पता वो चेंज ही कर देते। तो उन्होंने जो चिंतामणि को प्रवर्तक माना था, कारण ये था कि जो रीतिकाल था वो 50-60 वर्ष बाद शुरू हुआ था। 50-60 परंपरा जो थी रीतिकाल की, रीति लेखन की, जो काव्य अंगों का निरूपण की जो परंपरा थी वो बाद में शुरू थी, इसलिए चिंतामणि को ही रीतिकाल का प्रवर्तक या प्रथम कवि माना जा सकता है। तो ये थे, इसी के साथ ऐसी ट्रिकें और लेकर भाषा से संबंधित या सभी ट्रिकें आप जुड़े रहें, लगातार इस तरह की कहानियां जो आती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा लगे तो कमेंट अवश्य करना।